हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे आज पहली कंपनी आरबीएनएल स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक पर देखिए क्वार्टर 1 के कंपनी के रिजल्ट्स आते नजर आए हैं और अब तो बैक टू बैक इस पर अपडेट्स रहने वाली हैं। अब कंपनी के अर्निंग्स कॉल में गाइडेंस भी आएंगी, तो ये तीनों चीजें ही हमारे लिए जाननी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इफ आप इसके शेयर होल्डर हैं या फिर शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले से 2 से लेके 3 मिनट के लिए एक डीप एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे स्टॉक में क्या सिनेरियो बनता नजर आ सकता है रिजल्ट के बेस पर, और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे चीजों। एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जो भी डिस्कशन करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के भी कर सकते हैं। देखा जाए तो कोई स्टॉक में बड़ी रैली लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब आती नजर नहीं आ रही। मार्केट के सेंटीमेंट्स भी कुछ इसी तरह के हैं और फिर कुछ समझा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी दबाव में स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। अब हम मेन पॉइंट्स को समझेंगे। मेन पॉइंट हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिले, देखिए सिंपल सी भाषा में चीजों को समझेंगे और काफी नई चीज आपके सामने आज रखेंगे जो आपने पहले शायद ही कभी ध्यान दिया हो। ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपनी के रिजल्ट देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि ईयर ऑन ईयर में क्लैरिटी मिलती है, समा होता है, एग्जैक्टली चीज क्लियर होती है। अब पिछले साल कंपनी ने यही तिमाही में 3909 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और इस बार 4321 करोड़ की सेल्स करी। सॉरी, प्रॉफिट कह रहा हूँ, 3909 करोड़ का कंपनी ने लास्ट ईयर सेल्स किया और 4321 करोड़ की कंपनी ने जून इस बार में सेल्स करी, यानी कि सेल्स में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एक्सपेंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। सबसे बढ़िया चीज जो हमें देखने के लिए आरबीएनएल के रिजल्ट्स में मिली है वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 1.4 से 4.3 हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ये जो चीज हमें इसमें देखने के लिए मिली है, स्टॉक में बहुत ही बढ़िया चीज हुई है। वैसे तो अदर इनकम में भी कुछ डिक्लाइन हुआ है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, अदर इनकम डिक्लाइन हुई है लास्ट ईयर से, लेकिन मेन पॉइंट्स को समझे तो जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का लास्ट ईयर में 53 करोड़ था, 53 करोड़, किसके पीछे? लगभग 4,3900 करोड़ की सेल्स के पीछे। वो 4300 करोड़ की सेल्स के पीछे 185 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इंटरेस्ट इनलाइन है, डेप्रिसिएशन भी इनलाइन है, कोई इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें समझना क्या है। देखिए एक पॉइंट प्लस है कि स्टॉक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आया है, लेकिन यहाँ पर और 2 चीजों को समझे तो वो क्या है। आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। लास्ट ईयर कंपनी की अदर इनकम थी 238 करोड़ और इस बार कंपनी की अदर इनकम है 147 करोड़। अभी हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि कंपनी ने अपने बिजनेस से क्या अर्न किया है। अदर इनकम कहाँ से आरबीएनएल को जनरेट होती है वो भी कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, लेकिन सवाल यह कि नेट प्रॉफिट में कंपनी ने अपने बिजनेस से क्या अर्निंग्स करी है उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी हो रहा है। अभी हमने वही चीज देखी, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो 134 करोड़ का था लास्ट ईयर में, और उस समय 238 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम थी। यानी कि अगर मैं अदर इनकम को नेट प्रॉफिट से माइनस करता हूं तो कंपनी ने अपनी अर्निंग से, अपने बिजनेस से 134 करोड़ रुपए का घाटा किया है, जो हमें यहाँ पर क्लैरिटी देता है 134 करोड़ माइनस देखने के लिए मिल रहे हैं, 134 करोड़ माइनस देखने के लिए मिल रहे हैं जब हम उसमें अदर इनकम निकाल रहे हैं। और इस बार अगर देखूं तो 160 करोड़ के प्रॉफिट में से 147 करोड़ रुपए की अदर इनकम निकालता हूं तो -13 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि कंपनी का सही सिनेरियो में समझें, अदर इनकम को छोड़ करके कि कंपनी ने बिजनेस से क्या अर्न किया है अपने, तो उस बिजनेस में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि कंपनी 134 करोड़ के माइनस से -13 करोड़ आ गई। लेकिन इसमें अगर हम समझे तो कंपनी ने फिर प्रॉफिट क्या किया है? कागजों में, नंबर्स में, स्क्रीन पर देखने के लिए अच्छा है कि 134 करोड़ का प्रॉफिट 160 करोड़ का हो गया, लेकिन रियलिटी में जब हम अदर इनकम को निकाल के कंपनी के बिजनेस से क्या अर्न किया है वो देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कंपनी माइनस में बैठी। लॉस जरूर कम हुआ है, इस चीज को आपको साथ में लेकर के चलना है। ये नहीं है कि आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिली। और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज एक चीज लगी, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कंपनी के बड़े हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक को देख करके बैठे हैं, अदरवाइज वो भी डिक्लाइन होते तो यहाँ पर सिनेरियो बहुत माइनस या दबाव में देखने के लिए मिलता। अब आगे के लिए क्या सिनेरियो बन रहे हैं? देखिए आगे के लिए सिनेरियो को समझे तो नीचे की तरफ आरबीएनएल के लिए अगर स्टॉक में थोड़ा दबाव बनता नजर आता है, जो कि पॉसिबिलिटी भी है कि कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा दबाव स्टॉक में बनता नजर आ सकता है, तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ काम करते नजर आ सकते हैं। पहला 180 के करीब, दूसरा 215
20 के करीब। यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे हैं जो यहाँ पर स्टॉक में नीचे की तरफ एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकते हैं। देखिए किसी तरह का कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने पहले बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर कुछ जो स्पोर्ट जोन देखने के लिए मिल रहे हैं वो हमें लगभग यही देखने के लिए मिले, जो कि 2024 और 23 के बढ़िया स्पोर्ट जोन थे। अब सवाल ये है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है। देखिए ऊपर की तरफ स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 250 के करीब। अगर स्टॉक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेता है तो आप लोग ये समझिए कि आगे फर्दर स्टॉक में काफी अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज अगर स्टॉक में नीचे की तरफ दबाव आता है, यानी कि 215 के लेवल के नीचे स्टॉक एक दो दिन ट्रेड करता है, तो 180-85 तक के लेवल भी स्टॉक में दूर नहीं है। इस चीज को आपको देख करके चलना है। मुझे ऐसा क्या लगता है, मुझे यहाँ लगता है कि स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा मुझे लगता है, मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है 215-20 के करीब, यहाँ स्टॉक अगर सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो वेल एंड गुड है। आगे के लिए पॉइंट्स को समझे तो आगे क्या पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए अब सवाल यह है कि कंपनी ने अदर इनकम कहाँ से करी। जो लास्ट ईयर 238 करोड़ थी या फिर इस बार 147 करोड़ है, वो अदर इनकम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या। देखिए आरवीएनएल कई बड़े प्रोजेक्ट, कोई ऑफिशियल डाटा तो नहीं है लेकिन कुछ संभावना या कुछ पॉइंट्स। अब आरवीएनएल कई बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पेशल पर्पस व्हीकल और ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए पूरे करता है, और इस एसपीवी और सहयोगी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड और मुनाफे का हिस्सा भी इसी अकाउंट में जुड़ता है। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कंपनी यहाँ से भी अदर इनकम कर सकती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन कंपनी है, जब रेलवे मंत्रालय अन्य सरकारी विभाग इस प्रोजेक्ट को सौंपते हैं तो काम शुरू करने के लिए एडवांस में भारी भरकम फंड एडवांस मिलता है, और इस सरप्लस कैश और फंड को कंपनी अपने बैंक फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में रखती है, और इस पर मिलने वाला ब्याज इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है। कंपनी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंट और टूर पर काम करती है, जिससे कुल खर्च 8.5 से 10% का मार्जिन मिलता है। और उसके अलावा निविदा दस्तावेज बेचने यानी कि सेल ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बैंक गारंटियों पर मिलने वाले कमीशन और बेकार पड़े संबंधियों का स्क्रैप के निपटाने से होने वाली आकस्मिक कमाई भी अदर इनकम का हिस्सा बनती है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जहां से कंपनी को अदर इनकम होती है। मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो यहाँ पर ज्यादा इनकम कंपनी को डिविडेंड के हिस्से में भी कंपनी को एसपीवी और सहयोगी कंपनियों से मिलता है, कुछ ज्वाइंट वेंचर्स भी होते हैं। तो ये चीज को आपको साथ में लेकर के चलना है। दूसरा पॉइंट को समझे तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट और हमारे पास बन रहा है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक पर लगातार इंटरेस्टेड है। वैसे तो जुलाई मंथ का डाटा, अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई मंथ का डाटा 2-4 दिन में अपडेट होगा, वो भी मैं आपके डिस्कस करूंगा कि जुलाई मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया। लेकिन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीनों में लगातार म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक में बाइंग आ रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड स्टॉक में इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक स्ट्रेंथ स्टॉक में फिलहाल बनती नजर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, जो कि मैं ईयर ऑन ईयर देखता हूं, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 2021 का सिनेरियो समझे तो डीआईएस की होल्डिंग 9.43 थी और एफआईएस का स्टेक 0.42 था और पब्लिक का 12% के करीब बना हुआ था। अगले सालों में देखें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, डीआईएस ने वहीं अपने स्टेक को कम किया और पब्लिक का स्टेक भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया। और फाइनली जब ये जून मंथ क्वार्टर के भी डाटा को समझते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली समझ आता है कि एफआईएस का स्टेक 4.86% से 2.41% हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्टेक 2021 के मुकाबले में समझे। ग्रोथ क्या है तो यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ है, लेकिन वो डिक्लाइन होता बार बार नजर आ रहा है। डीएस की होल्डिंग भी पहले काफी अच्छी थी, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से या क्वार्टर से सस्टेन बनी हुई है। और पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर जो 18% जो मैंने आपको पहले बताया, और वही अब फिर बनता नजर आया, यानी कि फिर कहीं ना कहीं रिटेल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती स्टॉक में या इंक्रीज करती अपना स्टेक लगातार नजर आ रही है। देखा जाए तो देखिए एफआईएस की होल्डिंग स्टॉक में कम बनी हुई है, डीआईएस की होल्डिंग भी कोई बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि डीआईएस में सबसे ज्यादा स्टेक में भी आरवीएनएल का है, जो कि श्योर नहीं है, लेकिन मैंने शायद देखा था। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ ये भी चीज को क्लियर कर दूंगा। और वैसे अभी देखिए कंपनी पर अर्निंग्स कॉल्स पर कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी गाइडेंस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि मैं आपके साथ वो भी सारा कुछ डिस्कस कर सकूं, जिससे आपको काफी सारी चीजों में क्लैरिटी मिलेगी। बाकी एक और अपडेट है जहां पर आरवीएनएल को 99,262 करोड़ की कंपनी की अगस्त तक ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 2025-26 में कंपनी का टर्नओवर 20,012 करोड़ रुपए के करीब रहा और आरवीएनएल अब तक 158 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी। तो इस चीज को भी आपको साथ में लेकर के चलना है। बाकी एक पॉइंट आपके मन में ये भी होगा कि कंपनी को घाटा क्यों हो रहा है जब कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट पूरे करे हैं, तो वो भी चीज आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। उस पॉइंट पर भी काफी सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर समझेंगे, 1-2-3 वीडियोस में क्लैरिटी आपको प्रॉपर दे देंगे कि क्या सिनेरियो अपडेट्स होते नजर आ रहे हैं। बाकी देखिए जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था,
किसी भी तरह का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हमने बातचीत करी है वो सीखने के पर्पस, एजुकेशन पर्पस से करी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और बड़ी बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद भी स्टडी ज़रूर किया करें। अब हम बात कर लेते हैं एनबीसीसी कंपनी के बारे में। देखिए वही सिनेरियो, एनबीसीसी कंपनी के रिजल्ट्स आते नजर आ रहे हैं और स्टॉक आज दबाव में देखने के लिए 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब दबाव में देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे क्या सिनेरियो देखने के लिए एनबीसीसी में मिल सकता है? सबसे पहले हम कंपनी के अर्निंग्स को देखते हैं। सेल्स में कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई है, एक्सपेंसेस भी कोई बहुत बड़े नहीं है, इनलाइन देखने के लिए मिल रहे हैं। मजे की बात, अच्छी बात ये लगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4.6 था वो 7% हो गया। बाकी देखिए एनबीसीसी पर काफी सारे पॉइंट्स थे, तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि एनबीसीसी पर भी आपको वीडियोस वैसे मिलते ही रहते हैं कि आगे स्टॉक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और आगे कंपनी में क्या सिनेरियो फॉलो होते नजर आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स है। काफी सारी चीजों में गाइडेंस अर्निंग्स कॉल आएंगे, उसमें भी मैंने डिस्कशन करना ही है। फिलहाल कोई रेकमेंडेशन सजेशन नहीं है। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।